दे तो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। हेमंत रावत आदर्श, हेमंत हेमंत आदर्श अंतिमा, हेमंत आदर्श अंतिमा, अनुज, राजीव, शिवम, छोटी, कार्तिक, पवन, शिवा, आलोक, श्याम, प्रतिभा, संदीप, दीपिका, प्रीति, आलोक, श्याम, दिव्या, रमता, कीर्ति, सोनम, निधि, मोंटी, नीतू, पारुल, मयंक, शिवांगी, इंद्रजीत, अजीत, रामबाबू, खुशी, जैनुल, पूजा, संतोष, निशा, आलोक, आकांक्षा, मोहित, अजीत, आयुष, दीपिका, दीक्षा, भास्कर। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल शाम को तो लगा था दिल्ली का मौसम बदल रहा है? कल शाम को तो लग रहा था कि दिल्ली का मौसम बदल रहा है ना? और बारिश भी हो गई थी, ठंडी हवा भी चल गई थी। लेकिन आज फिर से वही गर्मी, आज फिर से वही चिलचिलाती धूप है, सड़ी गर्मी पड़ने लगी। मौसम एकदम साफ हो गया। ऐसा लग रहा है सूरज देवता पृथ्वी के बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत नजदीक है। ज्यादा ही प्यार बढ़ रहा है सूरज देवता का पृथ्वी के प्रति। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कल हमने शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने का अल्टीमेट मजा उस बच्चे को आ रहा है जिस बच्चे ने अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली है? हाँ जी। बिल्कुल बेटा, जो क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं अगर वो क्वेश्चंस ही कर लो ना, है ना, सिर्फ क्लास के ही क्वेश्चंस कर लो तो वो भी तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि क्लास में ही ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा बचपन में या किसी टीचर के कोई, तो वहां पर क्या होता है कि 10-20 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए गई कि चलो 50 क्वेश्चन। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? क्लास में टीचर हमें 10 क्वेश्चन कराता था और कहता था 100 क्वेश्चन घर से कर लाना, ये होमवर्क दे देता था, चैप्टर खत्म हो जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा है कि तुम्हारे एग्जाम के लिए अगर 50 क्वेश्चन है तो तुम्हें 200 क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं। मतलब 4 गुना क्वेश्चन तुम्हें क्लास में ही कराए जा रहे हैं। इसीलिए तो इतनी सारी क्लासेस होती हैं। क्योंकि आपको पता है, रीजनिंग जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं रीजनिंग 25 घंटे में खत्म करता था। फिर जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया पैरामाउंट कोचिंग में, तो वहां पर हमें मिलते थे रीजनिंग को खत्म करने के लिए 45 से 50 घंटे। ठीक है। फिर उसके बाद हम रीजनिंग खत्म करने लगे 60 घंटे में। और अब पता है रीजनिंग कितने घंटे में खत्म होती है? अब रीजनिंग खत्म होती है 125 प्लस घंटे में। समझ रहे हो? 125 से ज्यादा घंटे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि पहले हम क्लास में लिमिटेड क्वेश्चंस कराते थे। पहले क्लास में लिमिटेड क्वेश्चंस कराते थे, बाकी क्वेश्चंस बच्चों पे छोड़ देते थे कि चलो खुद प्रैक्टिस कर लेना एक्सरसाइज से। लेकिन अब क्या होता है कि अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके क्लास में ही कराए जाते हैं।
तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन 2-3 बार करना, है ना। हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए बाकी मटेरियल ज्यादा मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा जरूरी मायने रखता है हमारे क्लास के क्वेश्चंस। और फिर तो हमारी रीजनिंग की रामबाण बुक है ही तुम्हारे पास, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसमें तो सभी कुछ है। इसमें तो सारे क्लास के क्वेश्चंस भी हैं, है ना, सारी ट्रिक्स अप्रोचेस, मतलब पूरा क्लास नोट्स है, प्लस एक्सरसाइज भी है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है, हर चीज है इसमें, कंप्लीट पैकेज है ये किताब हमारी। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नाम तो काफी है, खैर इसमें तो कोई शक नहीं। कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग में आज बैच लिए हो, झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा, हमारे तो एडमिशन ही बंद हो गए, तुमने आज कैसे बैच ले लिया है? एडमिशन ही बंद है इस बैच में, तो अब एंट्री नहीं है किसी की, एडमिशन क्लोज्ड। कल एडमिशन लिया होगा तुमने, है। चलो, तो जिन बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला लेक्चर नहीं देखा, यानी कि कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, तो बेटा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज का लेक्चर चलो आज का लेक्चर देख लो, क्योंकि कल से इजी है। तो आप लोग कल का लेक्चर पहले जरूर देख लें, है ना। अगर आपसे कल का लेक्चर छूट चुका है तो आप कल का लेक्चर जरूर देख लो। तो मैंने आपको कल बताया था कि लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7 में से 3 पैटर्न की प्रैक्टिस हमने कल करी थी। 7 में से 3 पैटर्न की प्रैक्टिस हमने कल करी थी, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में हमें लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढना है, तो वो जो लॉजिकल सीक्वेंस है ना, वो जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो या तो फॉरवर्ड पैटर्न में मिलेगा, या रिवर्स पैटर्न में मिलेगा, या क्रॉस पैटर्न में मिलेगा। आपका जो लॉजिकल सीक्वेंस है बेटा, आपने पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट किया उसको तो भूल जाओ, समय समय आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि वैल्यू बेटा मनी की नहीं है, वैल्यू पैसे की नहीं है, वैल्यू है टाइम की। आपने जो टाइम दिया है ना, आपने जो समय दिया है करियर लैब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसा मायने नहीं रखता, आप किसी कोचिंग में पढ़ो जो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे 4 साल पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं ले पाए, लेकिन पढ़ाया उन्होंने फ्री में, क्या फायदा उसका, क्या फायदा, तुम एग्जाम देने लायक ही नहीं बचे। आप कहीं सही जगह पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ही पैसा दिया, है ना, क्यों भाई, और आपका सिलेक्शन हो गया 1 साल के अंदर, तो तुम 3 साल में तो उसका 10 गुना 100 गुना पैसा कमा लोगे जितना तुमने इन्वेस्ट किया। तो मैटर करता है समय, पैसा मैटर ही नहीं करता। समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, आप जो समय दे रहे हो उसकी वैल्यू, उसका रिजल्ट निकल कर आना चाहिए। भाई सिलेक्शन तुम 2 साल में लो, सिलेक्शन 1 साल में लो, तो 2 साल में सिलेक्शन लेने का फायदा क्या, अगर 1 साल में सिलेक्शन ले लो तुम 1 साल में तो कितना पैसा कमा लोगे, हैं। रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग लगाया करो, ठीक है, भावनाओं में मत बहा करो। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, टोटल 7 पैटर्न होते हैं, और उन 7 पैटर्न में से 3 पैटर्न हमने कल देखे। हमने देखा फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न, हमने 3 पैटर्न। बेटा करियर लैब पर सारे टीचर एक से बढ़कर एक है, सारे डायमंड है, डायमंड। करियर लैब पर जितने भी टीचर्स हैं सब डायमंड है, आंख बंद करके किसी भी टीचर का आप बैच ले सकते हो, आंख बंद करके। बस बच्चों के मतलब मल्टीपल टीचर्स इसलिए रखे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ट्यूनिंग मैच होती है ना, भाई जरूरी थोड़ी है हर लड़की हर लड़के को पसंद आ जाए, हर लड़के की चॉइस अलग होती है, हर लड़की की चॉइस अलग होती है, नहीं होती, होती है ना। तो बस ऐसे ही होता है, कभी कभी ट्यूनिंग मैच नहीं हो पाती, तो उसके लिए मल्टीपल टीचर्स ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कि आपकी ट्यूनिंग इससे मैच नहीं हो रही तो इसके पास जाओ, इससे मैच नहीं हो रही इसके पास जाओ। लेकिन है सारे के सारे डायमंड हैं, सब एकदम अपने आप में टॉप क्लास। सिलेक्शन किसी भी टीचर से पढ़ के हो जाएगा, बस एक टीचर पे भरोसा रखना पड़ेगा जिसके पास आप गए। मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए अरे वो वाला ज्यादा बढ़िया, मैं तो गलत आ गया, अगर ये संदेह रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। शादी जिस लड़की से करिए उसी पे फोकस रखो, दूसरे की बीवी पे नजर मत डालो, ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर आपकी बीवी पे नजर दूसरा डालेगा, समझ रहे हो। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आपको कल 3 पैटर्न बताए, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। और हमें ये देखना होता है कि लॉजिकल सीक्वेंस, हमारे गांव के सारे बच्चे आपसे पढ़ते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस हमारा किस पैटर्न में है, फॉरवर्ड पैटर्न में है, रिवर्स पैटर्न में है, या क्रॉस पैटर्न में है। हमें ना लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढना है,
लॉजिकल सीक्वेंस। अच्छा, लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढना सबसे ज्यादा आसान कब हो जाता है हमारे लिए? लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढना सबसे ज्यादा आसान तब हो जाता है हमारे लिए, तुम अभी प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन में कहाँ जा रहे हो, तुम्हें अभी उसकी जरूरत नहीं है, तुम अभी नोट, वो बेटा मैं धीरे धीरे करके ना सारे वो अब चेंज कराऊंगा। नोट सेक्शन में जो प्रैक्टिस सेट है वो सब मैं चेंज कराऊंगा कुछ दिन बाद, क्योंकि उनके ना आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। मैं सब आंसर डलवाऊंगा एक एक करके, चिंता मत करो, वो सब चेंज होंगे। फिलहाल तुम क्लास के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करो। हाँ यार, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो मेरे को। तो सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस पहचानना सबसे ज्यादा आसान कब हो जाता है? लॉजिकल सीक्वेंस आसान सबसे ज्यादा तब हो जाता है, लॉजिकल सीक्वेंस आसान सबसे ज्यादा तब हो जाता है पहचानना जब हम अल्फाबेट को उनकी प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जब हम अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, देखो मैंने यहाँ पे प्लेस लिख दिया, तब लॉजिकल सीक्वेंस पहचानना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के कल हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और हम बार बार चेक कर रहे थे कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। आज हम बाकी के पैटर्न्स को पढ़ेंगे। चलिए साहब, कल मैंने आपको 3 पैटर्न तो सिखा दिए बहुत अच्छे से, सीधा क्रम, उल्टा क्रम, तिरछा क्रम। सीधा क्रम, उल्टा क्रम, तिरछा क्रम, फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा हमने देखा था रिवर्स पैटर्न। तीसरा हमने देखा था क्रॉस पैटर्न। समझ रहे हो? सीधा क्रम, उल्टा क्रम, तिरछा क्रम, ये 3 पैटर्न तो कल हमने देख ही लिए थे। आज मैं आपको चौथा पैटर्न दिखाने जा रहा हूं, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पोजीशन बेस्ड पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ना, ये कल हमने 3 पढ़ लिए थे। आज यहां से शुरुआत करते हैं। चौथा पैटर्न पोजीशन बेस्ड पैटर्न। टोटल 7 पैटर्न है बेटा। टोटल कितने पैटर्न है? टोटल 7 पैटर्न है, 7। टोटल हमारे पास बेटा 7 पैटर्न है, किसमें? लेटर कोडिंग के अंदर। और जब हम इन सातों पैटर्न को समझ लेंगे तब लेटर कोडिंग का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं चुटकी बजाते ही। बेटा पीएनजी, क्लास पीएनजी अभी टाइम पे नहीं मिल पा रही है, मैंने शायद कल भी आपको बताया था कि देखो जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है ना, वो हर एम्प्लॉय के पास नहीं है कंपनी में, है ना। हर एम्प्लॉय को हर मतलब वो हमने नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, क्योंकि जो क्लास पीएनजी अपलोड होती है उसको उसके पास बैकएंड का डेटा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के लॉगिन आईडी पासवर्ड होने चाहिए। हर कोई बच्चा ये सॉफ्टवेयर ओपन नहीं कर सकता, हमारे एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो जो जिस टेक्नीशियन का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में है बंदा, है ना, बच्चा, जो ये क्लास पीएनजी अपलोड करता है, उसकी माता जी का ऑपरेशन हुआ, तो वो बेचारा अभी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। इसके चक्कर में उस बच्चे ने मैसेज भी किया था, सर 2-3 दिन आपकी क्लास पीएनजी ना लेट अपलोड होगी, आप प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बच्चों को बोल देना 2-3 दिन मैनेज कर लें, उसके बाद से टाइम टू टाइम अपलोड होने लगेगी। ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 को नोट डाउन करो बेटा। एक वर्ड है मदर्स, MOTHERS। ठीक है, इस मदर्स को हम कोड कर रहे हैं एक दूसरे वर्ड में, और वो जो वर्ड है हमारा, वो वर्ड है SREHTOM। तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? BROUGHT। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर है। कल हम लोगों ने जो लॉजिक पकड़े थे वो बहुत दिमाग लगा के लॉजिक पकड़े थे। कल हम बच्चों ने जो लॉजिक पकड़े थे ना, बहुत दिमाग लगा रहे थे, हमारा दिमाग चकरा गया था, कभी कभी तो हम चक्कर ही खा गए थे, है ना, ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। लेकिन ये जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ये बहुत आसान है, बहुत आसान। पता है क्यों आसान है? क्योंकि कल हमने ना प्लस माइनस किया था, बट आज हमें कुछ भी प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं है। आज हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। आज पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस लेटर्स की हेरा फेरी करनी है ना। वाई यू डिडंट यूज फॉरवर्ड पैटर्न, यूज लॉजिक। -4 + 10, -4 + 10। लव इज कोडेड एज HYRO। लव इज कोडेड एज HYRO। कौन सा क्वेश्चन था भाई जिसमें लव को मैंने कोड कर दिया था HYRO से? हाँ ये था ना। एक बच्चा कह रहा है फॉरवर्ड पैटर्न, बेटा फॉरवर्ड है -4 + 10, -4 + 10। अच्छा, एक बच्चे ने कहा -4 + 10, -4 + 10 लॉजिक क्यों नहीं यूज किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। वो जो ऑप्शन निकलेगा वो शायद ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं,
क्योंकि +3 +3 +3 +3 ये जो रिवर्स पैटर्न है, ठीक है, +3 +3 +3 +3 ये ज्यादा बेटर लॉजिकल सीक्वेंस है बजाय उस कॉम्बिनेशन के। और फिर वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो वो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप दूसरा लॉजिक ढूंढोगे। हालांकि ये भी लॉजिक सही है, ये भी सही लॉजिक है, ऐसा नहीं कि ये गलत लॉजिक है, ये भी सही लॉजिक है। हाँ जी, आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर इस क्वेश्चन में हमें किसी भी लेटर में ना कोई प्लस करना है ना कोई माइनस करना है। हमें किसी भी लेटर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना प्लस ना माइनस। हमें बस ना लेटर्स की हेरा फेरी करनी है। हमें क्या करना है, बस लेटर्स की हेरा फेरी करती है। SREHTOM, इसको उल्टा लिखो बेटा, SREHTOM। तो भैया SREHTOM बिल्कुल परफेक्ट। इस वर्ड को उल्टा लिख दो, THGUORB, THGUORB। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ना लेटर्स की हेरा फेरी करनी है। जो लेटर्स की हेरा फेरी ऊपर हुई है वही हेरा फेरी नीचे करनी है। कोई भी नया लेटर नहीं बनाना, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। अब बताओ ये वाला पैटर्न इजी है कि नहीं है, बाकी के तीनों पैटर्न से आसान है कि नहीं है। कल तो हम प्लस माइनस कर रहे थे अल्फाबेट में, लेकिन आज हमें प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत, बताओ, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्या हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन के जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े बड़े बड़े वर्ड होते हैं, है ना। एग्जाम में जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं तो भी हमें समझ आ जाता है कि हाँ कहीं ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया है इस पर्टिकुलर वर्ड में, तो बताओ सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब मैं सातों पैटर्न आपको समझा दूंगा, जब मैं सातों पैटर्न आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि हाँ अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम पहचानोगे कैसे कि इन सातों में से कौन सा पैटर्न है। बट टिल देन हैव सम पेशेंस, तब तक आप पेशेंस रखो, सातों पैटर्न सीखने तक पेशेंस रखो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में तुरंत कैसे पहचानोगे, चुटकी बजाते ही कौन सा पैटर्न है। बट थोड़ा पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, उसके लिए घबराओ नहीं, थोड़ा पेशेंस। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और समझने की कोशिश करो कि सर इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। कुछ नहीं चल रहा सर, जो लेटर ऊपर है वही लेटर नीचे है। सर इस क्वेश्चन में तो हमने पूरा का पूरा वर्ड उल्टा करके लिख दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा वर्ड हमने उल्टा करके लिख दिया, है ना, पूरा का पूरा वर्ड उल्टा करके लिख दिया। लेकिन यहां पे पूरा वर्ड उल्टा नहीं किया, इस वर्ड को बीच में से डिवाइड किया, हाफ किया, हाफ, इस वर्ड को हाफ किया, हाफ करके उल्टा लिख दिया। IRTSID, IRTSID हाफ करके उल्टा लिख दो, NOITUB, NOITUB। समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को हाफ कर देंगे, उल्टा लिख दो, ITSBUS, ITSBUS, उल्टा लिख दो, NOITUT, NOITUT। वर्ड को उल्टा करके हाफ लिख दो, है ना। है आसान क्वेश्चन। कल वाले क्वेश्चन में कितनी थकान हो गई थी हमें मेंटली, ऐसा लग रहा था सर सारा दिमाग खर्च हो गया। लेकिन आज के क्वेश्चंस में ऐसा लग ही नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा सर बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कोड किया UHIMIDTY से, तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी। मैन्युफैक्चर को कोड किया हमने तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? बताओ दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखकर ये तो समझ आ गया कि सर ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। क्यों भाई? क्योंकि जो लेटर्स यहां है सेम वही लेटर्स यहां भी है, जो लेटर्स यहां है सेम वही लेटर्स यहां भी है। तो जब सेम लेटर है तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। अब आपको बस ये देखना है कि पोजीशन चेंज कैसे हो रही है। क्या पूरा वर्ड पलट के लिखना है, या पेयर बना के लिखना है, या हाफ ऑफ करके लिखना है, कैसे लिखना है ये आप बताओगे। समझ रहे हो? चलो। हाँ जी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर चल क्या रहा है? सर कुछ नहीं चल रहा। यहां पर तो पूरा वर्ड उल्टा करा था, यहां पर हाफ ऑफ करके उल्टा कर दिया। यहां पर पता है क्या किया सर? पेयर बनाओ। पहले एच यू को उल्टा लिख दिया, फिर सर एम आई को उल्टा लिख दिया, फिर डी आई को उल्टा लिख दिया, और फिर लास्ट के जो दो लेटर है ना वो एज इट इज है। बेटा ये मत समझना कि एग्जामिनर से गलती हो गई, वो बेचारा लास्ट के दो लेटर चेंज करना भूल गया, उसकी गलती को हम सुधार देते हैं। तो बेटा एग्जाम में इसकी गलती सुधार के मत आना। एग्जामिनर की पीओ को ओपी जरूर लिखना, एल आई को आई एल लिख देना, ठीक है, टी आई को आई टी लिख देना, लेकिन बेटा गलती से भी सी एस को एस सी मत लिख देना। सोचो अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट, और उसकी गलती सुधारते बनो, उसकी गलती मत सुधारना। ठीक है ना? ये जानबूझ के छोड़ा गया है सी एस का सी एस, जानबूझ कर। ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, सर यहां पर क्या चल रहा है? सर यहां पर पहले दो लेटर को उल्टा किया, फिर तीन लेटर को उल्टा किया, फिर चार यू टी सी ए, यू टी सी ए, और लास्ट के जो दो लेटर हैं वो एज इट इज, लास्ट के दो लेटर एज इट इज, है ना? हाँ जी। सर पहले दो लेटर को उल्टा करो, एल ई, फिर तीन लेटर को टी सी ई, फिर तीन लेटर को उल्टा करो, टी सी ई, फिर चार लेटर को आई एन ओ आर, आई एन ओ आर, और फिर लास्ट के जो दो लेटर हैं वो एज इट इज सी एस का सी एस, लास्ट के दो लेटर एज इट इज सी एस का सी एस। समझ रहे हो? पहले दो को, फिर तीन को, फिर चार को, लास्ट के दो लेटर एज इट इज सी एस का सी एस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देखो पोजीशन बेस्ड पैटर्न बड़ा आसान है। हेरा फेरी करनी है, पूरा वर्ड पलट दो, हाफ ऑफ करके पलट दो, पेयर बना के पलट दो, ऐसा भी कर दो, पहले दो पलट दो, फिर तीन पलट दो, फिर चार पलट दो, लाइक दिस।
पोजीशन बेस्ड पैटर्न आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस ऐसे ही हेरा फेरी हमें करनी है, ऐसे ही हेरा फेरी हमें करनी है, समझ रहे हो। ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो को चेंज किया हमने EAOUHRBRGHKT से। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी। क्वेश्चन को देख के पता तो चल गया कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है। अब पोजीशन इस बार कैसे चेंज हो रही है वो पता लगाओ। पोजीशंस कैसे चेंज हो रही है ये पता लगाना आपका काम है। किस तरीके से आप पोजीशंस को चेंज कर रहे हो, बताओ किस तरीके से आप पोजीशंस को चेंज कर रहे हो, ये पता लगाना आपका काम है। कैसे पोजीशन चेंज हो रही है। हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को चेंज किया ELENORTCSCI। तो मैन्युफैक्चर की कोडिंग क्या होगी, मैन्युफैक्चर की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी सर, यहां पे चल क्या रहा है ना। देखो सर, इस क्वेश्चन में तो हमने पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिखा, इसमें हाफ हाफ करके उल्टा लिखा। यहाँ पे पेयर बनाते पेयर्स को उल्टा करते चले गए, यहाँ पे पहले 2 को फिर 3 को फिर 4 को। लेकिन यहाँ पे क्या चला सर, यहाँ पे रैंडम बेटा इन्होंने क्या किया, पहले सेकंड पेयर उठा के आगे रख दिया, इन्होंने रैंडम सेकंड पेयर उठा के आगे रख दिया। तो आप भी क्या करोगे, सेकंड पेयर को उठा के आगे रख दोगे, दिए गए 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम कभी भी कंप्लीट आंसर एग्जाम में नहीं निकालते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन हमारे लिए बहुत आसान है। ऑप्शन एलिमिनेशन हमारे लिए बहुत आसान है, बजाय कि पूरा आंसर निकालो, ठीक है। तो लेकिन अगर पूरा आंसर निकालना है तो कैसे निकालना है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 पेयर बना रखे इन्होंने, 1 2 3 4, और रैंडम पेयर्स को चेंज कर रहे हैं। पहले दूसरा पेयर रख दिया, देखो उन्होंने उठा के, फिर इन्होंने 5वां पेयर यहाँ पे उठा के रख दिया, फिर इन्होंने चौथा पेयर रख दिया यहाँ उठा के, फिर इन्होंने पहला पेयर यहाँ रख दिया, फिर इन्होंने छठा पेयर यहाँ रख दिया, और फिर इन्होंने तीसरा पेयर यहाँ रख दिया। तो आप भी वही काम करो, आप पेयरिंग कर लो, आप पेयरिंग कर लो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 5वां पेयर, छठा पेयर। तो आप भी सेम वही काम करो, पहले दूसरा पेयर उठा के रख दो, रख दिया, फिर आप 5वां पेयर उठा के रखोगे, फिर आप चौथा पेयर उठा के रखना, फिर आप पहला पेयर रखना, फिर छठा, फिर तीसरा। तो जो रैंडम अरेंजमेंट ऊपर हो रही है वही रैंडम अरेंजमेंट हमें नीचे करनी है। तो पहले दूसरा पेयर रख दिया, फिर पांचवा पेयर क्या है, TI, चौथा पेयर क्या है, BU, पहला पेयर क्या है, DI, है ना, छठा पेयर क्या है, ON, और तीसरा पेयर क्या है, तीसरा पेयर है भाई साहब RI, तीसरा पेयर क्या है, तीसरा पेयर है हमारा RI। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। तो जो रैंडम अरेंजमेंट ऊपर हो रही है वही रैंडम अरेंजमेंट हम नीचे भी कर सकते हैं।
अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो चल क्या रहा है, पहले दो लेटर को उल्टा किया मैंने, एल ई को नहीं, ना 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 सर, ऐसा लग रहा है पहले ये तीन उल्टे कर दिए और फिर एक दो तीन चार पांच कर दिए और फिर एक दो तीन। तो जो रैंडम अरेंजमेंट बेटा ऊपर हो रही है वही रैंडम अरेंजमेंट नीचे कर दो। पहले तीन को चेंज कर दो एन ए एम, और फिर ये तीन और दो पांच को चेंज कर दो टी सी ए एफ यू, और फिर ये तीन को चेंज कर दो ई आर यू। तो भैया कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगी, समझ रहे हो, रैंडम। तो जैसी रैंडम अरेंजमेंट हो रही होगी वही लॉजिक आप लगा देना, वही लॉजिक आप लगा देना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हो सकता है ये तीनों एक जैसे हो सेम, तो मैन का मैन, तो बेटा वो कहानी हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगी। तो जब हम ऑप्शंस को देख रहे होंगे तो वहां पर एम ए एन ऑप्शन होगा ही नहीं कोई, सारे ऑप्शन हमारे एन से शुरू हो रहे होंगे, सारे ऑप्शन हमारे किससे शुरू हो रहे होंगे, एन से शुरू हो रहे होंगे, एन से। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पर भी कि एग्जाम में ऑप्शंस क्या दिए होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न में हम देख पा रहे हैं, हम पूरा वर्ड भी पलट के देख सकते हैं, हम हाफ ऑफ करके भी पलट सकते हैं, हम पेयर बना के भी रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं पहले दो लेटर को उल्टा करो फिर तीन को करो फिर चार को करो, लाइक दिस। हम ऐसे भी कर सकते हैं रैंडम पेयरिंग करके रैंडम अरेंजमेंट कर दो, हम रैंडम लेटर्स को चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, क्वेश्चन है हिस्ट्री नहीं फिजिक्स। फिजिक्स को मैंने चेंज किया CHIPSSY से। तो बताओ हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी सर। देखो अब मैं आपको ऑप्शन दे HIORSTY, HIOSRTY, HIOSRYT, HIORSYT। हाँ जी, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लास नोट्स बेटा नोट्स सेक्शन में मिलेंगे, लाइव क्लास PNG मिलेगी। बना फटाफट से। हाँ जी, आप जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं सर पहले तो इन्होंने क्या किया, पहले तो सेकंड लेटर उठा के रख दिया, जैसे जैसे रैंडम अरेंजमेंट हो रही है सर, कोई लॉजिक तो है नहीं, पूरा वर्ड नहीं उल्टा किया गया, हाफ ऑफ करके उल्टा नहीं किया, पेयर बना के नहीं किया। तो बच्चे कह रहे हैं रैंडम अरेंजमेंट है, पेयरिंग की फॉर्म में नहीं हो रही, इंडिविजुअल लेटर हो रहा है। पहले सर छठा लेटर ले आए, फिर दूसरा ले आए, फिर पांचवा ले आए, फिर पहला लेटर ले आए, इसमें कंफ्यूजन है कौन सा ऐसा है, फिर लास्ट में तीसरा ले आए। तो सर पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात, सर पहले तो इसको 6 2 5 1 में कन्वर्ट कर दो, 6 2 5 1, ये पता नहीं लास्ट में तीन आना चाहिए। 6 क्या है R, 2 क्या है I, 5 क्या है O, 1 क्या है H और 3 क्या है लास्ट में, 3 क्या है S, समझ रहे हो। और 1 2 3 4 और 7 बच गए, तो यहाँ पर YT में से कुछ हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कुछ सोचा, लेकिन मुझे एक बात बताओ,
क्या कोई भी ऑप्शन है जो हमारा इससे शुरू हो, RIOH से? सर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, एक भी हमारा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो RIO से स्टार्ट हो। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं ना रैंडम अरेंजमेंट, यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट है ही नहीं। हम जो सोच रहे हैं रैंडम अरेंजमेंट, यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये जो लेटर्स लिखे गए हैं ना, CHIPSSY, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है कि सर पहले सी ही क्यों लिखा। डेफिनेटली सी लिखने के पीछे कोई ना कोई पक्का लॉजिक है, तो वो लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। बट है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, हमें प्लस माइनस करना नहीं है, बिना प्लस माइनस किए चेक करना है, बिना प्लस माइनस किए चेक करना है। जरा लेटर्स को ध्यान से देखो बेटा, लेटर्स को ध्यान से देखो। ये जो लेटर्स लिखे गए हैं CHIPSSYY में, ये जो लेटर्स मैंने लिखे हैं, अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं बेटा, तो क्या ये लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे गए? क्या ये लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे गए? ध्यान से देखना जरा। क्या ये लेटर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं लिखे गए? ये बताओ। ये जो लेटर्स हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे गए ना? ये जो लेटर्स हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। देखो CHIPSSY। तो आपको क्या करना है, आपको इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, H, फिर I, फिर O, फिर R, फिर S, फिर T, फिर Y। तो लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो, तो ये लॉजिक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो लोकेश बाबू, ये लॉजिक है। अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इस वर्ड के जो भी लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। तो ये भी तो पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन बना है, ये भी तो पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन बना कि नहीं बना? हाँ। बट ये वाला रूल लगाया, ऑप्शन मैच नहीं हुए, फिर हमने थोड़ा दिमाग और चलाया अपना, ठीक है। फिर हमने थोड़ा दिमाग और चलाया अपना, तब हमें पता चल गया अच्छा, अच्छा तो ये कहानी है, समझ रहे हो? SCIENCE, साइंस को मैंने कोड किया, साइंस को मैंने कोड किया SNIEECC से। तो बताओ जियोग्राफी की कोडिंग क्या होगी? जियोग्राफी की कोडिंग क्या होगी? जियोग्राफी की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, जियोग्राफी की कोडिंग क्या होगी? मुझे सबके कमेंट नहीं दिखते, आपको किसी के कमेंट नहीं दिखेंगे अपने अलावा, क्योंकि अगर आप सबके कमेंट देखोगे तो फिर डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे, फिर तो आप दूसरों के कमेंट ही पढ़ते रह जाओगे पढ़ाई लिखाई छोड़कर। इसीलिए हमने सबके कमेंट प्राइवेट किए हुए हैं, आप सिर्फ अपना कमेंट देख सकते हो, किसी और का नहीं। पब्लिक कमेंट्स नहीं है, वरना आप पढ़ोगे कम, कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दोगे। बताओ बेटा जल्दी से, यहां पर चल क्या रहा है? यहां पर चल ये रहा है, यहां पर चल क्या रहा है बाबू? सर यहां पर चल क्या रहा है? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो ये भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि कोई भी नया लेटर नहीं बना, वही लेटर्स है, जो ऊपर है वही नीचे है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? सबसे पहले आएगा आर, सबसे बड़ा है, फिर आएगा पी, नहीं 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 नहीं, नहीं पहले आएगा वाई, फिर आएगा आर, फिर आएगा पी, वाई आर पी, और फिर आएगा ओ, ओ के बाद आएगा भाई साहब जी, जी नहीं एच, और फिर जी जी, और लास्ट में ई और ए। वाई आर पी ओ एच जी जी ई ए,
ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ रहे हो? तो ये भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन ही है तो ये भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। रीजनिंग, रीजनिंग को कोड किया मैंने AEIO, AEIO और GNNRS। तो बताओ मैथमेटिक्स की कोडिंग क्या होगी? मैथमेटिक्स की कोडिंग क्या होगी? मैथमेटिक्स की कोडिंग क्या होगी? बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि ये जो वर्ड है ना, वर्ड, इस वर्ड के जो लेटर्स है ना उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम नहीं पता तुम्हें? वर्णमाला क्रम A to Z, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो सबसे पहले आता है C आता है। बेटा इन सब में सबसे छोटा लेटर C है तो C, उससे बड़ा H, उससे बड़ा I, उससे बड़ा P, फिर S, S Y। तो हिस्ट्री में सबसे छोटा लेटर क्या है? H, फिर उससे बड़ा I, उससे बड़ा O, R, S। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं समझते? अबे यार अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस, बच्चा मैसेज करा अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस, ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, योर क्वेश्चन हर्ट मी, योर क्वेश्चन हर्ट मी अ लॉट। वर्णमाला क्रम नहीं जानते? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे इन अक्षरों को रखा गया है A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? जो सबसे पहले आता है वो रखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर। तुमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा क्या भाई साहब? सबसे पहले अल्फाबेटिकल देखो, जो अब इस बैच में ना एडमिशन बंद हो चुके हैं, कोई एडमिशन नहीं है इस बैच में। तो जो नए बच्चे हैं ना, जो भी बिल्कुल नए बालक बालिकाएं हैं, है ना, जो नवयुवक हैं, जिन्होंने आजकल परसों में एडमिशन लिया है, वो बच्चे सबसे पहले देखो, वीकेंड आने वाला है ना, और आप लोगों की मंडे की भी छुट्टी है। तो भाई साहब आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, इस बार मंडे की भी छुट्टी है बाई डिफॉल्ट मेरी, है मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो 3 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, तो इन 3 दिनों में पुराना पूरा बैकअप ले लेना, पूरा बैकअप, ठीक है? अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर भी पढ़ लेना, लेटर सीरीज भी पढ़ लेना, पेयर फॉर्मेशन भी पढ़ लेना, कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ लेना। तो इन 3 दिनों में मुझे पूरा बैकअप चाहिए, समझ रहे हो? पूरा बैकअप। और ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, रिवर्स। यहाँ रिवर्स लिख देता हूं वरना बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये तो अच्छी बात, पता है वो तो अच्छी बात है कि आपने अभी तक मुझसे ये नहीं पूछा कि सर क्वेश्चन को हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ये भी बोल देते हैं कि सर प्लीज क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखो, आपने कहा था बाइलिंगुअल पढ़ाओगे और आप सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख रहे हो। सर हिंदी में तो लिख ही नहीं रहे हो किसी क्वेश्चन को। गनीमत है कि आपने ये नहीं पूछा मुझसे कि सर प्लीज क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख दो। हाँ जी। तो मेरे भाई यहां पर देखो, ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न है कि नहीं है? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। यहां इस वर्ड में देखो, इस वर्ड में जो लेटर है वही लेटर नीचे आपको मिलेंगे। देखो फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न जो होता है ना, कल जो मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे, उन 3 पैटर्न में ना कोई नया अक्षर बनता है, कोई क्या बनता है? नया अक्षर। लेकिन पोजीशन बेस्ड पैटर्न में कोई भी नया अक्षर नहीं बनता, जो लेटर यहां पर है वही लेटर आपको नीचे मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशंस चेंज हो रही है ना, है ना, यहाँ पर जो पोजीशन चेंज हो रही है वो किसी ना किसी लॉजिक से चेंज हो रही है, किसी ना किसी लॉजिक से चेंज हो रही है। अब वो लॉजिक आइडेंटिफाई करो। या रैंडम अरेंजमेंट है? सर रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, लॉजिकल अरेंजमेंट है। रैंडम नहीं है, लॉजिकल अरेंजमेंट है कि सर पहले वॉबल्स को अरेंज किया है देन कॉन्सोनेंट को, पहले वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट्स। अब तुम ये मत कहना कि सर ये वॉबल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉबल होते हैं, A E I O U। तो पहले इनमें से वॉबल्स को छांटो, A, A, E,
आई ओ। तो पहले वॉबल्स को उठा के रख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्रम हमारा अंग्रेजी वर्णमाला वाला है। और फिर हमने कॉन्सोनेंट रखा, सबसे छोटा जी, फिर एन के दो हैं, और फिर आर, और फिर लास्ट में एस। तो पहले वॉबल्स देन कॉन्सोनेंट, और वो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भैया ए वाले कितने हैं, ए वाले दो लेटर है, ए के बाद आता है ई, ई है यहाँ पे, ई का एक ही है। आई आता है, फिर आई के कितने हैं, आई का भी एक ही है। फिर ओ, ओ नहीं है और यू भी नहीं है। तो ये तो हो गए वॉबल्स अरेंज। अब कॉन्सोनेंट्स अरेंज करो। कॉन्सोनेंट छोटा है, बी, बी है यहाँ पे नहीं, सी, सी है सर, सी का सिर्फ एक ही लेटर है। डी है यहाँ पे नहीं, ई तो ऑलरेडी हो गया, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच है, एच का एक लेटर है, एच के बाद आई हो गया, जे नहीं है, के नहीं है, एल, एम है, एम, एम के कितने लेटर हैं, दो लेटर हैं, एन नहीं है, ओ है ही नहीं, पी, क्यू, आर, एस, एस का एक ही लेटर है, और फिर लास्ट में आ जाएंगे ये दोनों टी, टी, खत्म। ठीक है जी। तो पहले वॉबल्स को अरेंज कर दो देन कॉन्सोनेंट्स को, पहले वॉबल्स को अरेंज करा देन कॉन्सोनेंट्स को। इसमें से वॉबल छांट के वॉबल्स बढ़ा दो, इनमें से कॉन्सोनेंट छांट के कॉन्सोनेंट। तो ये थे हमारे पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अब इन पोजीशन बेस्ड पैटर्न को दोबारा से देख लो, पूरा वर्ड पलट के लिख दिया, हाफ ऑफ करके पलट के लिख दिया, पेयर बना के चेंजेस कर दिए, पहले दो को, फिर तीन को, फिर चार को, रैंडम अरेंजमेंट कर दी हमने, रैंडम अरेंजमेंट कर दी सर हमने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रीअरेंजमेंट कर दी अल्फाबेटिकल। तो ये सारे क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं सारे के सारे। तो हम लोगों ने कितने पैटर्न सीख लिए, चार पैटर्न सीख लिए। पहला हमने क्वेश्चंस बनाए थे फॉरवर्ड पैटर्न से रिलेटेड, दूसरा हमने क्वेश्चंस बनाए थे रिवर्स पैटर्न से रिलेटेड, तीसरा हमने क्वेश्चन बनाए थे क्रॉस। ये तीनों पैटर्न कल पढ़े थे हमने कल। आज हमने सिर्फ एक पैटर्न पढ़ा है पोजीशन बेस्ड पैटर्न, जो कि कल के मुकाबले बहुत आसान है। अब पांचवा पैटर्न है बेटा अपोजिट लेटर का पैटर्न, अपोजिट लेटर। ठीक है, ये सबसे आसान है, मतलब इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मुश्किल से 5 या 6 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को हवा में उड़ाने में, इसमें लगते हैं 10-15 सेकंड, इसमें लगेंगे 5-6 सेकंड, हाँ इसमें लग रहे थे बेटा 25-30 सेकंड। इन क्वेश्चंस में हमें 25-30 सेकंड लग रहे थे, कल हमें 25-30 सेकंड लग रहे थे, लेकिन पोजीशन बेस्ड पैटर्न में 10-15 सेकंड, और अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस को तो हम 5-6 सेकंड में उड़ा देंगे, 5-6 सेकंड में। आपको अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस मैंने कराई थी, याद है कि नहीं? चलो मेरे साथ दोबारा से रिपीट करो, ए जेड, बी वाई, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम एन। दोबारा से बोलो बेटा, जिनको फास्ट पढ़ना है उनके लिए वीओडी है, वीओडी में आप जाके फास्ट पढ़ सकते हैं, लाइव में थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। आप देख रहे हो ना कितने सारे बच्चे हैं जो ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं लिखा है, जो ये भी पूछ रहे हैं सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। तो सबको लेके चलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। तो आपको अगर फास्ट पढ़ना है तो आप बीओडी सेक्शन में जाओ, जहां पर आप इंटू 1.25, इंटू 1.5, इंटू 2, इंटू 2.5, इंटू 3 स्पीड तक इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको इसी लेक्चर को अटेंड करना है लाइव वाले को ही, तो जब लाइव क्लास खत्म हो जाए तो बाद में लाइव को ही आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना बाद में। अगर आप वीओडी से नहीं करना चाहते, आपने कहा नहीं सर मैं तो लाइव का लेटेस्ट क्लास करूंगा, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्लास करनी है तो लाइव ना आके आप रिकॉर्डेड पढ़ो, और रिकॉर्डेड को आप चलाओ इंटू 1.5 इंटू 2 पे। ठीक है, हाँ। और जिनको लग रहा है हम अभी भी बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, वो रिकॉर्डेड में आके इंटू 0.5 पे देखे। ठीक है, चलिए। तो अपोजिट लेटर वाला सीक्वेंस सबको याद है, ए जेड, बी वाई, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम एन। जब मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया था तो इन अपोजिट अल्फाबेट की बहुत शानदार और जानदार तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई थी। ए जेड, बी वाई, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम एन। याद है? हाँ याद है। चलो, इन्हीं अपोजिट लेटर्स की जो प्रैक्टिस थी अब हमारी कितनी मदद करेगी वो हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24। ये जो अपोजिट लेटर्स की प्रैक्टिस थी ना, हमारी कितनी हेल्प होगी अब हम देखते हैं। किंग को कोड किया PRMT से, तो क्वीन की कोडिंग क्या होगी। हैंड को कोड किया हमने SZMW से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी। गेम को हमने कोड किया VNZT से, तो प्ले की कोडिंग क्या होगी। फाइंड ऑड वन आउट, एक विषम छांटना हमें। KHSPGIRTLMNO, एक सेकेंड, LMNO, हाँ जी, इनमें से एक विषम छांटना है। इनमें से एक विषम छांटना है। बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, जो सबसे डिफरेंट है। इसकी जगह कोई और ले लो, ERIV। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। चलो पेयर फॉर्मेशन की शीट अपलोड करवा दे। अच्छा हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों को अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो देखने का नजरिया है ना, वो बिल्कुल आपका हटके होगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देख रहे होगे, एकदम अलग तरीके से, है ना। एकदम डिफरेंट स्टाइल से आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे ना। क्यों भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग एंगल से आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आप इन क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से इन सारे क्वेश्चंस को, एकदम अलग हटके। नहीं देख पा रहे, एकदम डिफरेंट स्टाइल से। क्यों भाई, और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गए होंगे, देखते ही, ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गए होंगे, देखते ही। हाँ सर, ये क्वेश्चन हमें कैसे दिखाई दे रहा है। कानपुर इंडियन रेलवे मैन, GT रोड, जंगल क्वीन 4 इवनिंग इवनिंग मैन, हाई स्कूल AZ मैन ड्यू, हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर, है ना। हाँ जी सर, GT रोड AZ मैन इवनिंग, समझ रहे हो, बाय AZ लव और कानपुर। सर कानपुर हाई स्कूल, GT रोड इंडियन रेलवे, इवनिंग इंडियन रेलवे, मैन, लेकिन ये लव नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, वो तुरंत देखते ही सॉल्व हो गए होंगे, देखते ही। अपोजिट लेटर्स को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको ना अपोजिट लेटर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, अपोजिट लेटर्स की प्रैक्टिस कैसे हुई। अपोजिट लेटर्स की जो प्रैक्टिस है, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में। तो जिस बच्चे ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, वो बच्चा जरूर पढ़े, इन अपोजिट लेटर्स के बारे में जरूर जाने। ठीक है, तो ये होता है अपोजिट लेटर का पैटर्न। छठा पैटर्न बेकार पैटर्न है, कॉमन कोडिंग। ये बेकार है, ये इलॉजिकल है, यहां पे कोई लॉजिक नहीं होता। और एक सातवां पैटर्न है, वो तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है, वो तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। ये दो पैटर्न है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दोनों पैटर्न दिखाऊंगा। मान लो गलती से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो तुम फंस जाओगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए ये दोनों पैटर्न एग्जैक्टली है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 28, मैं आपको कॉमन कोडिंग का बताता हूं पैटर्न एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि वर्ड है ऑरेंज, ऑरेंज को मैंने कोड किया ZYWTSG से, ठीक है। और भाई साहब
एप्पल को मैंने कोड किया, एप्पल को मैंने कोड किया MQQ PG से। तो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप। कॉमन कोडिंग की पहचान है कि कम से कम 2 वर्ड दिए होंगे। कॉमन कोडिंग की क्या पहचान है कि कम से कम हमारे 2 वर्ड दिए होंगे। कॉमन कोडिंग की पहचान है कि कम से कम 2 वर्ड हमारे दिए होंगे, कम से कम 2 वर्ड दिए होंगे। प्ले को मैंने कोड किया WTGP से, WTGP से। एंड को मैंने कोड किया, एंड को मैंने कोड किया, एंड को मैंने कोड किया PZY से, PZY से। देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर ए, देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर ए। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो हमारा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। हमारा दिमाग इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हम लॉजिक लगा रहे होते हैं, जबकि लॉजिक कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लॉजिक कुछ होता ही नहीं है और हम लॉजिक लगा रहे होते हैं। समझ रहे हो? एक सेकेंड। हम्म कॉमन कोडिंग पे बेटा कोई लॉजिक ही नहीं होता। कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक ही नहीं होता, बिना लॉजिक के क्वेश्चन बनते हैं। कॉमन कोडिंग की पहचान क्या है सर? पहचान है, देखो सर, ई के नीचे जी है, ई के नीचे जी है, पी के नीचे क्यू है, पी के नीचे क्यू है। तुम ये मत सोचना +1 +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +2 हो रहा है, बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है, विदाउट एनी लॉजिक। जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है, विदाउट एनी लॉजिक। तो सर जी के नीचे क्या है? एस, तो जी के नीचे एस। आर के नीचे क्या है? वाई, तो आर के नीचे वाई। ए के नीचे क्या है? एम, तो ए के नीचे एम। पी के नीचे क्या है? क्यू। ई के नीचे, जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है। पेयर फॉर्मेशन की सीट अपडेट करवा देना प्लीज, उसमें पूरे क्वेश्चन नहीं है। 20, हाँ मैं बेटा सारी सीट्स धीरे धीरे करके सारी अपलोड मतलब चेंज कराऊंगा, चिंता मत करो, सब चेंज कराएंगे धीरे धीरे करके, करा देंगे, है ना, करा देंगे चेंज। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर लेटर ए कॉमन है, तो यहाँ पर लेटर पी कॉमन है, तो बस ए का कोड पी हो गया विदाउट एनी लॉजिक। समझ रहे हो? ए का कोड पी हो गया विदाउट एनी लॉजिक, ए का कोड पी हो गया। यहां पर गलती कर दी हमने, यहां पर ये एम आएगा, एम, ए के नीचे एम है तो ए के नीचे एम लिखेंगे, एम, यहां पर ए के नीचे एम लिखेंगे। ठीक है, ए के नीचे एम है तो ए के नीचे एम है। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस लेटर ए कॉमन है ऊपर नीचे, यहाँ पे पी कॉमन है। ये मत सोचना कि सर ये तीसरा लेटर है तो तीसरे में चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि कॉमन कोडिंग में हमेशा तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, कभी कभी रैंडम चेंज कर देते हैं कि यहाँ इस ये जो लेटर है इनमें से किसी भी लेटर से बदल सकते हैं, ये लेटर इनमें से किसी भी लेटर से। जरूरी नहीं है कि पोजीशन के हिसाब से चलता है कॉमन कोडिंग। जैसे कि यहाँ पे देखो, दोनों में एस लेटर कॉमन है और दोनों में परसेंटेज कॉमन है, तो एस का कोड परसेंटेज हो गया। इन दोनों में टी कॉमन है, इन दोनों में टी कॉमन है और इन दोनों में हैश कॉमन है, तो भैया टी का कोड हो गया हैश से, एस का कोड हो गया परसेंटेज से। तो ये जो लेटर आई बचा ये किसके लिए बच गया? आई बच गया एट द रेट के लिए। आई किसके लिए बच गया? आई बच गया एट द रेट के लिए। आई किसके लिए बच गया? एट द रेट के लिए बच गया।
तो कॉमन कोडिंग में जरूरी नहीं है कि पहला लेटर पहले में ही चेंज होगा, पहला इन तीनों में से किसी में भी चेंज हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे कोई लॉजिक नहीं है, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के, समझ रहे हो। यहां पर ये वाला क्वेश्चन कैसा था, जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है बिना किसी लॉजिक के। यहां पर कॉमन लेटर के हिसाब से हमने कोडिंग पता लगाई है। यहां पर तो जिस लेटर के नीचे जो है, ए के नीचे एम है तो एम कर दिया, जी के नीचे एस है तो एस कर दिया, आर के नीचे वाई है तो वाई कर दिया। यहां तो पोजीशन बेस्ड थी, बट यहां पर पोजीशन बेस्ड नहीं है, यहां पर पोजीशन बेस्ड नहीं है। देख लो क्वेश्चन नंबर 28 में कोई लॉजिक थोड़ी है, कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, बट जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। पता कैसे चला सर, ई के नीचे जी, ई के नीचे जी, सर पी के नीचे क्यू, पी के नीचे क्यू, सर ए के नीचे एम, ए के नीचे एम, तो हमें पता चल गया कि बस जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है, ऐसे पता चला हमें। यहां पर कैसे पता चला सर, हमने देखा ए लेटर ऊपर नीचे कॉमन है, यहाँ पे पी कॉमन है, तो हमें पता चल गया फिर तो ए का कोड पी है, बट कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। यहां कैसे पता चला सर, हमने देखा एस एस कॉमन है, परसेंटेज परसेंटेज कॉमन है, टी टी कॉमन है, हैज कॉमन है, तो हमें पता चल गया टी किसके लिए, हैज के लिए, एस परसेंटेज, तो डेफिनेटली जो आई बचेगा वो किसके लिए बचेगा, एट द रेट के लिए, बट देयर इज नो लॉजिक, बट देयर इज नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर तो बेटा कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, बस रैंडम एक लेटर कॉमन है, यहां पर एक कॉमन है, खत्म। जैसे 29-30 वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था, अभी किंग को कोड किया गया था 7853 से। हालांकि नंबर कोडिंग जब आप पढ़ते हैं ना तब आप इस क्वेश्चन को समझते दोबारा से, है ना। नॉट को कोड किया गया था, नॉट को कोड किया गया था 812 से, 812 से, तो पूछा था व्हाट इज द कोड फॉर एन, ये था क्वेश्चन। तो ये कॉमन कोडिंग है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक। हर एक लेटर को एक नंबर में बदलना है, लेकिन विदाउट एनी लॉजिक, लेकिन विदाउट एनी लॉजिक, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। एन बेटा ऊपर है, एन नीचे भी है, 8 ऊपर है, 8 नीचे भी है, तो इसका मतलब जो एन का कोड ऊपर है वही एन का कोड नीचे भी होगा पक्का, क्योंकि कॉमन कोडिंग है ये। लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं एन को 7 में ही क्यों बदला, क्योंकि कोई लॉजिक होगा ना तो हर एक लेटर एक पर्टिकुलर लॉजिक से चेंज होंगे। जैसे कि अगर मैं चेंज करता किंग को, मैं चेंज करता किंग को 11-9-14 से, और नॉट को चेंज करता 14-15-20 से, और फिर मैं आपसे पूछता एन का कोड क्या है, या टी का कोड क्या है, या एस का कोड क्या है, तो आप बता पाते। क्यों? क्योंकि सर हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी गई। यहाँ पे लॉजिक है कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, एन का प्लेस 14, टी का प्लेस 20, एस का, बट यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक। तो कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक नहीं लगता है ना। कॉमन कोडिंग में हाँ, एक बच्चे ने कहा सर अगर मान लो यहां पर कोई लेटर कॉमन ही ना होता फिर क्या करते, इसका मतलब फिर वो कॉमन कोडिंग है ही नहीं, फिर वो क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, फिर वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पक्का कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है, तो लॉजिक ढूंढो, समझे। ये क्वेश्चन पूछा है तो कॉमन कोडिंग के हिसाब से पूछा गया है एग्जाम में, यहां पर नहीं पूछे, यहां पर कुछ और पूछेंगे। यहां पर पता है क्या पूछेंगे, यहां पर पूछेंगे बताओ व्हाट इज द कोड फॉर सन, सन का कोड क्या है। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग होगा। जब लॉजिकल क्वेश्चन होगा तो ऐसे पूछेंगे, कॉमन कोडिंग में ऐसे। यहां पर ऐसे क्यों पूछा, ए का कोड क्यों पूछ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर लेटर का कोड, क्योंकि ये कॉमन कोडिंग है। मुझे लगता है मैं कल कंटिन्यू करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेटर कोडिंग को मैं सोच रहा था आज खत्म कर दूं, लेकिन कल खत्म करेंगे। आप एक काम करना, इन पूरे 32 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना कल, पूरे 32 के 32 क्वेश्चन का कल रिवीजन करके आना, ठीक है। हाँ जी, तो हम कल ही खत्म करेंगे लेटर कोडिंग को। लव यू ऑल।